नमस्कार। 2000 के आसपास जिसने भी क्रिकेट देखा है उसे पता है कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खेलने का मतलब क्या हुआ करता था। अगर वर्ल्ड कप में वो आपके ग्रुप में आ गए तो आप उस मैच के आगे तो लॉस लगाकर ही चलते थे। आप सोचते थे कि बाकी मैचेस जीत के किसी तरह से क्वालिफाई कर लिया जाए अगले राउंड में। और ये डोमिनेंस कोई एक दो साल का नहीं था, ये 97 98 से स्टार्ट हुआ था और 2007 8 9 तक चला था। वो क्या ड्रीम टीम हुआ करती थी वो ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें ऊपर से हेडन गिलक्रिस्ट पॉन्टिंग, बीच में डेमियन मार्टिन, डैरेन लीमैन, एंड्रू साइमंड्स और नीचे बॉलिंग में शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा, ब्रेटली जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे। इतने अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे कि बहुत साल तक शेन वॉटसन और माइक हसी जैसे लोगों की उस टीम में जगह नहीं बन पाई। पर एक स्कैरी ट्रूथ है जिसे अभी शायद लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, वो ये 2020 के बाद से जो साल हुए हैं उनमें इंडियन क्रिकेट ने कुछ ऐसा रुख लिया है कि वो उस 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम के बराबरी करने वाला। क्या है वो सच जिस वजह से मेरा ये कंक्लूजन निकला है कि इंडियन टीम ऑफ 2025 ऑनवर्ड्स विल बी एबल टू एम्यूलेट द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ 2000s। चलिए शुरू करते हैं इस बात पर चर्चा। क्रिकशाला में आपका स्वागत है। उस ऑस्ट्रेलियन टीम की एक बहुत बड़ी खूबी हुआ करती थी, वो ये कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए कुछ भी फ्रेंडली नहीं हुआ करता था। वो ऑन फील्ड है तो वो अग्रेसिव ही रहेंगे। हो सकता है ऑफ फील्ड वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हो। इनफैक्ट एक बहुत प्यारी स्टोरी है जिसमें बताया गया कि शेन वॉर्न और स्टीव वॉ जिनके अंदर शेन वॉर्न ने अपना सबसे लंबा करियर खेला है, उन दोनों की आपस में बनती ही नहीं। पर उन दोनों की आपस में बनना जरूरी भी नहीं थी एक टीम के लिए खेलने के लिए। जब वो ग्राउंड पर उतरते थे तो द ओनली एम दैट दे हैड वाज टू मेक देयर कंट्री विन द क्रिकेट मैच। आप आपस में दोस्त नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सामने वाली टीम से भी दोस्ती नहीं करनी। आप उन पर चढ़कर खेलोगे, रूथलेस होकर खेलोगे, रिलेंटलेस होकर खेलोगे, क्योंकि आपको सिर्फ मैच जीतना है। अब जो ये टीम खेल रही है इंडिया की, इसमें भी कहीं ना कहीं वही अग्रेशन। ये अग्रेशन ऑब्वियसली कोहली एरा से चला आ रहा है, रोहित शर्मा के एरा में कंटिन्यू हुआ है। बट आज आप देखेंगे, आज जिस तरह से ये टीम अपने ओपोनेंट्स पर, उनके होम ग्राउंड पर भी चढ़ी रहती है, ये इंडियन क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया है। चाहे फिर वो आकाशदीप का डकेट को स्लेजिंग हो या फिर सिराज का ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद सेंड ऑफ देना हो या फिर शुभमन गिल ने जो रिसेंट सीरीज में किया वो तो सब जानते ही हैं। ये सारी चीजें एक तरफ इशारा करती है, वो ये कि अब ये इंडियन टीम फील्ड पर उतरते ही एकदम रूथलेस, रिलेंटलेस हो जाती है। ये यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत की बातें, किसी को बुरा ना लग जाए, इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। इनका सिर्फ एक गोल है, वो ये कि इन्हें ये मैच जीतना है, सेम एज द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ 2000s। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हाल फिलहाल में इस टीम के अंदर होना शुरू हुई है वो है कि अब धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट में स्टार कल्चर जो है वो डिमिनिश होता जा रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। ये चीज एक्चुअली बहुत सालों पहले हो जानी चाहिए थी, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। ऑस्ट्रेलिया ने 2000s में ये चीज बहुत अच्छे से मेंटेन की थी। आप डेमियन मार्टिन, जस्टिन लैंगर से पूछिए, होंगे वो बहुत बड़े स्टार्स, नहीं परफॉर्म कर रहे थे, टीम से बाहर हो गए थे। वो सब छोड़िए, मार्क वॉग इतने क्लासी बैट्समैन, 8 साल तक बेहतरीन करियर चला उनका, 2 साल का फॉर्म में डिप आया, उनके खुद के भाई स्टीव वॉ ने उनको टीम से बाहर कर दिया। भाई हो गए घर पर, टीम में आपकी जगह नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है। माइकल स्लेटर का 1.5 साल का डिप आया, मैथ्यू हेडन को टीम में जगह मिल गई। आप अभी देखिए, कई खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट के अंदर, बट 1-2 साल उनका परफॉर्मेंस नहीं आया, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। मैं बहुत बड़ा फैन हूं रोहित शर्मा का, जो भी चैनल देखता है वो जानता है कि मुझे रोहित शर्मा कितने पसंद है। पर ठीक है, 1 साल उनका टेस्ट क्रिकेट में खराब गया। और बात यह है कि अगर रोहित शर्मा टीम से बाहर नहीं जाएंगे तो 1-2 लड़के बैठे हुए हैं जो कंटिन्यूअसली पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, वो टीम में नहीं आ पाएंगे और ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि आप बड़े नाम को ज्यादा तवज्जो देते हो। मुझे तो अभी भी लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट और खेल सकते थे 1-2 साल तक, पर परफॉर्मेंस नहीं आया, टीम से चले गए। हो सकता है उन्होंने खुद को ड्रॉप किया, हो सकता है उन्होंने खुद को हटाया हो, पर जो भी हो, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने ये स्टेप लिया कि भाई हम स्टार हैं, कोई बात नहीं, पर जिस फॉर्मेट में हमारा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है उसमें दूसरों को खेलना पड़ेगा। ये एंड ऑफ स्टार कल्चर एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि किस तरफ इंडियन क्रिकेट जा रहा है, सेम एज द 2000 ऑस्ट्रेलिया टीम। और 2000 की ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह इस इंडियन टीम में जगह बनाना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। मैं कुछ खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा आपको, आप बताइएगा कितने बड़े स्टार, कितने बड़े लेजेंड रहे हैं गेम के। मैथ्यू हेडन 8 साल टीम में जगह नहीं बना पाए अपने डेब्यू के बाद से। माइक हसी, मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है उनको, 30 की उम्र हो गई थी उनकी डेब्यू करने में। अरे वो सब छोड़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट एवरेज किसका है डॉन ब्रैडमैन के बाद? एडम वोजिस का। आपको पता है एडम वोजिस सिर्फ 2.5 साल टेस्ट क्रिकेट खेल पाए, शायद 33-34 की उम्र थी जब वो डेब्यू कर पाए और 36-37 में उनका रिटायरमेंट हो गया। ये कट थ्रोट लेवल ऑफ कंपटीशन था उस टीम में घुसने के लिए कि बड़े बड़े खिलाड़ी
अपनी जगह नहीं बना पाते थे उस टीम के अंदर। अब आप आज की इंडियन टीम को देखो, मैं सिर्फ अगर टेस्ट टीम की भी बात करूं तो सरफराज खान 3 साल से डोमेस्टिक में रन बनाए जा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं टीम। रजत पाटीदार 2 साल हो गए, अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ फिर एक सेंचुरी मारी है, आईपीएल विनिंग कैप्टन है, नहीं आ पा रहे हैं टीम में, तो नहीं आ पा रहे हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स में, किसी फॉर्मेट में श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को जगह नहीं मिल पा रही है, किसी फॉर्मेट में यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी को जगह नहीं मिल पा रही है। इस लेवल का कंपटीशन हो चुका है इस टीम में कि जगह बनना बहुत बड़ी बात है। और जब किसी टीम में ये स्थिति पहुंच जाती है ना कि आपके सर के ऊपर 2 खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो आप जरा सा फिसलोगे तो आपका स्पॉट ले लेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस लेवल अपने आप एक लेवल ऊपर चला जाता है। और यही बात मुझे अपने चौथे पॉइंट तक लेकर आती है, वो है डेप्थ ऑफ टैलेंट की। देखिए, इंडियन क्रिकेट में डेप्थ ऑफ टैलेंट अब कितना हो चुका है ये तो कोई बताने की बात नहीं। पर आप सोचो कि उस ऑस्ट्रेलियन टीम में डेप्थ ऑफ टैलेंट कितना था। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। ऑस्ट्रेलिया में 2000 में हर साल एक मैच हुआ करता था, ऑस्ट्रेलिया की जो मेन टीम है वर्सेस, कभी उसे ऑस्ट्रेलिया ए या कभी ऑल स्टार्स टीम कहा जाता था, जो डोमेस्टिक में बेस्ट परफॉर्म करती थी, जिसे कभी ब्रैड हार्डन लीड करते थे, कभी एंडी बिकल जैसे खिलाड़ी जो कभी कभार टीम में खेलते थे वो लीड करा करते थे। कई बार ऐसा होता था कि वो ऑल स्टार्स टीम या जो ऑस्ट्रेलिया ए टीम है वो मेन टीम को हरा दिया करती थी। ये मेन टीम जो 3 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन रही, इतना डेप्थ ऑफ टैलेंट था उनके पास कि जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता था। कहते थे उस समय कि ऑस्ट्रेलिया अगर 2 टीम्स उतार दे किसी भी वर्ल्ड कप में तो हो सकता है उन्हीं दोनों के बीच में फाइनल हो जाएगा। अब आज की इंडिया टीम की बात करते हैं। मैं आपको 2-3 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब पैंडेमिक के जस्ट बाद का समय था, जब किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने पे क्वारंटाइन के रूल्स लगते थे। इंडिया की एक टेस्ट टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी और 10 दिन के अंदर उन्हें श्रीलंका में एक सीरीज खेलने जाना था। इतना टाइम ही नहीं था कि वो वहां से आके यहाँ 15 दिन का क्वारंटीन कर पाए। तो इंडिया ने क्या करा, वहां विराट कोहली की लीडरशिप वाली टीम टेस्ट क्रिकेट तो खेल रही थी, यहां पर उन्होंने एक सेपरेट लिमिटेड ओवर्स टीम भेज दी शिखर धवन की लीडरशिप में। मजे की बात यह है कि वो एक सीरीज जीत कर भी आ गई थी शिखर धवन वाली टीम। आज आप खुद देखो ना यार, मैं अगर दूसरी टीम उतार दूं जो एशिया कप में गई है उसके सामने, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी होंगे, जिसमें बॉलिंग वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी कर रहे होंगे, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा भी होंगे, तो ये टीम आपको लगता है कि एशिया की किसी और टीम को नहीं हरा सकती? अरे डेफिनेटली हरा सकती। इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में फाइनल हो जाएगा। ये डेप्थ ऑफ टैलेंट क्रिएट करने में आईपीएल का ऑफकोर्स बहुत बड़ा हाथ है, बट इसी के साथ हमारा जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो पिछले 10-15 सालों में डेवलप हुआ है, जहां पे कि हर लेवल पे फोकस किया जा रहा है टैलेंट के ऊपर और हर टैलेंट को तवज्जो दी जा रही है, ग्रास रूट से निकाल के उनको एनसीए में डाला जा रहा है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड ने एक एग्जांपल सेट किया था कि कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इंडिया ने उसे बहुत अच्छे से एमुलेट किया है। पर ये सब तो ठीक है, इतने टैलेंट का आप ग्राउंड पर क्या करते हो ये भी तो मायने रखता है ना। इस टीम में एक बहुत बड़ी चीज डेवलप हुई है जो बहुत लोग नोटिस नहीं कर पाए पिछले सालों में, बहुत से लोगों ने कर भी लिया नोटिस। वो ये है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुआ करती थी जहां पे कि मान लो सामने वाली टीम यहां पर है और हम इतना सा पीछे हैं। अगर हम इतना सा पीछे हो गए किसी मैच में तो फिर हम पीछे होते चले जाते थे। इंडियन टीम को कमबैक के साथ कभी एसोसिएट नहीं किया जाता था। और आप पिछले कुछ सालों के एग्जांपल्स देखिए, 2021 गाबा, चलो आप कहोगे वो फ्लैश इन द पैन था। सबसे रीसेंट टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, 450 का टारगेट था। एक टाइम ऐसा था जब 73 रन चाहिए थे और सामने वाली टीम के 7 विकेट बचे हुए थे। अरे लास्ट मॉर्निंग की बात कर लेते हैं, 35 रन बस चाहिए थे उनके और 4 विकेट बचे थे, मैच हमने निकाल लिया। मैं आपको 2003 वर्ल्ड कप के एक मैच का भी एग्जांपल दूंगा। उस मैच में एंडी बिकल नाम के खिलाड़ी खेले थे जो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम का पार्ट हुआ नहीं करते थे। वो तो लास्ट मोमेंट पे शेन वॉर्न को इंजरी हो गई थी तो ब्रैड हॉक की जगह बनी थी। ब्रैड हॉक को टीम में एडजस्ट करने के लिए फिर एंडी बिकल को एक फास्ट बॉलर की जगह खिलाया गया था। अब वो एंडी बिकल ने एक मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए। 7 विकेट अपने आप में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है किसी भी बॉलर के लिए। इंग्लैंड 200 के आसपास ऑल आउट हो गई और उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया के 50-60 रन पे 6-7 विकेट कर दिए। पर फिर 9 नंबर पे एक एंडी बिकल वापस उतर गया था। 7 विकेट ले चुका है मैच में, अपने लॉरेल्स पे रेस्ट कर सकता था, पर नहीं। माइकल बेवन के साथ एक पार्टनरशिप जमाता है, 34 इंपॉर्टेंट रन बनाता है, बेवन 50 मारते हैं, टारगेट तक लेके जाता है अपनी टीम को। सेम वर्ल्ड कप में कई बार ऐसा हुआ था, आने वाले कई सालों में भी कई बार ऐसा हुआ था कि अब ऑस्ट्रेलियन टीम को पीछे धकेलते थे पर अब 2-3 ओवर भी बचे हो मैच में तब तक भी श्योर नहीं होते थे कि भाई इस टीम को हरा देंगे कि नहीं। ये टीम तो कहीं से भी वापस आ जाएगी क्योंकि इन्हें जीतना आता था, इन्हें किसी भी सिचुएशन में मैच को छोड़ना नहीं आता था। ये नेवर से डाई एटीट्यूड अब इस इंडियन टीम में आ चुका है। ये इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा साइन है क्योंकि बहुत सालों तक हम तरसते थे इस एटीट्यूड के लिए। अब मैं आता हूं अपनी छठी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, जो एक्चुअली मुझे ये रीजन देती है कि ये टीम क्यों लंबे समय तक डोमिनेट कर सकती है। देखो, जो 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम थी उसका एक सॉलिड कोर था जो कभी चेंज नहीं होता था।
उस कोर के मेंबर्स थे मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग। डाउन द ऑर्डर अगर देखा जाए तो ब्रेट ली, शेन वॉन और मैग्रा बॉलिंग को हैंडल किया करते थे। बीच में इक्का दुक्का खिलाड़ी चेंज करते थे, पर कुछ 6-7 खिलाड़ी ऐसे थे, और अगर टेस्ट क्रिकेट को भी ऐड कर लो तो जस्टिन लैंगर भी उस टीम का हमेशा का हिस्सा हुआ करते थे। ये कोर ऐसा था जो कभी नहीं हिलता था। इसके अराउंड 3-4 प्लेयर्स इधर उधर होते रहते थे। कभी परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई एंड्रू साइमंड्स आ जाएगा, कभी शेन वॉटसन आ जाएगा, कभी डेमियन मार्टिन, कभी डैरन लीवन, कभी माइकल क्लार्क अंदर बाहर होता रहेगा। बट जो ये 6-7 खिलाड़ियों का कोर था, ये बहुत लंबे समय तक उनको सर्व करता। जब किसी टीम का एक कोर एस्टैब्लिश हो जाता है ना कि भाई ये 7-8 खिलाड़ी कहीं नहीं जा रहे हैं अगले 6-8 साल तक, तो उस टीम को स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत आसानी होती है। अब मैं आज की इंडियन टीम की बात करता हूँ। अब आज की इंडियन टीम को देखोगे तो उस इंडियन टीम के अंदर एक यशस्वी जायसवाल है जो 23 साल का है, एक शुभमन गिल है जो 25 साल का है, एक सिराज है, एक पंत है, एक वॉशिंगटन सुंदर है जो अपने 20s में है। इन सबके पास 10-10 साल का क्रिकेट बचा हुआ है। जसप्रीत बुमराह के पास कम से कम 6-7 साल का क्रिकेट बचा हुआ है, और उसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, जो रैंक्स में जो आने के लिए तैयार बैठे हैं, सरफराज खान के पास कम से कम 10-12 साल का क्रिकेट बचा हुआ है। अगर कभी मिडिल ऑर्डर में जगह बनी तो वो आ जाएगी। आप ये सोचिए कि जिस टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी ही केएल राहुल है, तो उसके पास कितनी एवरेज एज कम होगी, और कितना उस एवरेज एज वाले जो एक कोर बना हुआ है वो लंबा खेल सकता है। कितनी स्टेबिलिटी मिल सकती है उस टीम को, कितनी सिचुएशन से वो साथ में गुजरेंगे, कितनी यूनिटी उस टीम के अंदर हो जाएगी फील्ड पे उतरने के बाद। ये जो स्ट्रॉन्ग कोर है ना, ये बहुत बड़ा रीजन है। कभी भी हमें हिस्ट्री में इतनी यंग उम्र का इतना स्ट्रॉन्ग कोर नहीं मिला है। हमारे खिलाड़ी जब भी टीम में अपने आप को परमानेंटली स्टैब्लिश कर पाते तब तक वो 28-29 के हो चुके थे, अपनी पीक को रीच कर चुके होते थे। पर आज जाकर हमें वो कोर मिल रहा है जो अगले 10 साल तक इंडियन टीम को सर्व कर सकता है, और ये बहुत बड़ी चीज है इंडियन क्रिकेट के लिए। और अब मैं आता हूं अपनी 7वीं बात पर और आखिरी बात पर। ये सारे खिलाड़ियों का आना, ये कोर बनना, ये सब चीजें तो बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय लक भी हो सकती थी। पर एक चीज है जो हमारी पुरानी इंडियन टीम्स में नहीं हुआ करती थी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ टैलेंट, जो अब हो गई है, वो ये है कि इंडियन क्रिकेट अब एक स्पोर्ट, एक गेम, एक फन एक्टिविटी की तरह नहीं चल रहा है, बल्कि एक प्रॉपर कॉर्पोरेट मशीनरी की तरह चल रहा है। फिटनेस स्टैंडर्ड्स आज दुनिया में किसी टीम से पीछे नहीं है। फिटनेस नहीं है तो आप टीम में जगह ही नहीं बना पाओगे, ये स्थिति आ गई है। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन नहीं करोगे तो ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को भी लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से टीम से बाहर किया गया था। यानी कि आपको सिर्फ परफॉर्मेंस या टैलेंट या आप क्या ऑफर कर सकते हो ऑन द ग्राउंड, उस हिसाब से टीम में नहीं लिया जाएगा। आप टीम के अंदर रहते हुए कितना बेहतर एनवायरनमेंट बना के रख सकते हो, क्योंकि लोगों को बहुत साल लग गए समझने की एट एनी मोमेंट तो क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम है, एक बॉलर एक बैट्समैन के बीच में ही चल रहा है। बट ओवर द लॉन्ग कोर्स क्रिकेट एक टीम गेम है। जब एक बंदा नीचे होगा तो दूसरे बंदे को उसको सपोर्ट करना, उसको उठाना होगा, और ये चीज तब तक नहीं आ सकती जब तक कि टीम में डिसिप्लिन ना हो, ब्रदरहुड ना हो। और ब्रदरहुड तब तक नहीं आएगी जब तक आप खिलाड़ियों को डिफरेंटली ट्रीट करोगे। तो आज की डेट में आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप में फिटनेस नहीं है, आप में बेसिकली वो सिंसियरिटी नहीं है, तो आप टीम में नहीं आ पाओगे। और ये चीज उस ऑस्ट्रेलियन टीम ने बहुत बखूबी प्रूव करी थी। बड़े बड़े खिलाड़ी, परफॉर्मिंग खिलाड़ी, एंड्रू साइमंड, शेन वॉटसन जैसे, जो कि प्रैक्टिस के बजाय फिशिंग करने निकल गए थे इंडिया टूर पे, वापस भेज दिया था अपने देश कि तुम नहीं रहोगे इस टीम में, क्योंकि हो गए कितने भी बड़े खिलाड़ी। पर डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 रीजंस दिए हैं मैंने आपको। ये 7 रीजंस पॉइंट कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट आज उस स्थिति में खड़ा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अर्ली 2000s में खड़ा हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग कोर है, एक रूथलेस एटीट्यूड है, एक किसी भी सिचुएशन से कम बैक करने का मादा है, एक डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी चीज, इतना बड़ा टैलेंट पूल है कि सबके ऊपर तलवार लटकती रहती है कि कभी भी कोई भी टीम में आ सकता है और कभी भी कोई भी टीम में बाहर आ सकता है। हम हीरो वर्शिप से बाहर आकर अब टीम की तरह खेलना शुरू कर चुके हैं, और इन सब रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ये टीम अगले 10 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगी। और एक बढ़िया बात बताता हूं आपको, 97-98 के आसपास ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस शुरू हुआ था। 97-98 के जस्ट पहले एक फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा जीतना चाहिए था। ऑल टाइम फेवरेट थे वो, तो एक मिनो टाइप की टीम, श्रीलंका, जिसको कोई भाव भी नहीं डाला करता था, उसने फाइनल वर्ल्ड कप हराया था। बहुत बड़ी उलटफेर थी। उसके बाद जो अग्रेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो रूथलेसनेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेवलप हुई थी ना, अगले 3 वर्ल्ड कप तक वो एक मैच भी नहीं हारे थे। 2023 का वर्ल्ड कप, वो फाइनल इंडिया को ही जीतना चाहिए था, और ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया मिनो नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में बड़ी टीम, बट इट वाज स्टिल एन अपसेट। उसके बाद एक T20 वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा। एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा।
वो अग्रेशन, वो रूथलेसनेस, वो गुस्सा, पर वो रियलाइजेशन कि भाई हर मैच का हर बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टीम में घुस चुका है। और अब ये टीम अपने सामने आने वाली किसी भी टीम को क्रश करने के लिए तैयार बैठी हुई है। और आपको पता उस अग्रेशन का नतीजा क्या निकल गया था? जब एक जॉस बटलर स्टुअर्ट ब्रॉड को पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो ये कहता है कि जब मैं जसप्रीत बुमराह को खेलता हूं तो मुझे अलग तरह से खेलना पड़ता है, मुझे डर लगता है कि ये बंदा मुझे आउट करके जाए। वही डर जो मैंने सुना था 2000 से बॉलर को बोलते हुए कि भाई जब सामने मैथ्यू हेटन खड़ा होता है ना तो हम बस कहते हैं किसी तरह से बच जाओ, हमें डर लगता है जब वो बंदा मारता है। वही डर जब साइमंड्स कवर में फील्डिंग करने के लिए बॉल पे जाता है तो एक रनर को लगता है कि अरे यार ये डायरेक्ट हिट मार देगा, मैं दूसरे रन के लिए नहीं भागता। ये डर बहुत जरूरी होता है। ये डर जब तक वर्ल्ड क्रिकेट में आपकी टीम का नहीं है तब तक आप डोमिनेट नहीं हो, स्केरी नहीं हो, टेरिफाइंग नहीं। 2000s की ऑस्ट्रेलिया और कुछ हद तक 80s की वेस्ट इंडीज सिर्फ दो ऐसी टीम है जिनका टेर रहा, और अब तीसरी टीम टीम इंडिया बनने जा रही है, इस अग्रेशन से, इस एटीट्यूड से। बस एक चीज है जिससे कि इस टीम को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सालों तक ये माइंडसेट बना रहा ना कि विनिंग एट एनी कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, तो कई बार उसके ड्रॉबैक्स भी हुए, कुछ ऑन फील्ड इंसिडेंट्स भी हुए, सैंड पेपर जैसी चीजें भी हुई। बेसिकली विनिंग एट ऑल कॉस्ट में उस कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है जो आप अदा कर रहे हो। कहीं ये सेम चीज इंडियन क्रिकेट में भी ना हो जाए कि आपके अंदर विनिंग का इंपॉर्टेंस इतना ना हो जाए कि आप उस गेम को ही सैक्रिफाइस कर दो। अगर इस फ्लिप साइड से इंडिया बचा रहता है तो मेरी गारंटी है 10 साल बाद आप और मैं अगर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे 10 साल तक इंडियन क्रिकेट ने रूल किया है वर्ल्ड क्रिकेट को, कोई भी सामने आया है तो उसको क्रश किया हो। बताइए आप कि मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में। क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है भविष्य वर्ल्ड क्रिकेट का, और क्या कंपैरिजन है 2000s की उस टीम और करंट इंडियन टीम के बीच में? मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिकशाला को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे फैक्ट बेस्ड, पॉइंट बेस्ड, एनालॉजी बेस्ड, हिस्ट्री, स्टैट्स, सब चीजों को एनालाइज कर ही बातें करते हैं, ना कि जस्ट ओपिनियन बेस्ड बातें। क्रिकशाला के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।